बच्चों, आज से हम शुरू करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स का पहला लेक्चर है ना। ये पार्ट 1 है ना। और आज का जो टॉपिक है वह हिस्ट्री ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। बच्चों मेरे साथ बने बने रहो, है ना। जितने भी वर्ड यहाँ पे आएंगे जो कंफ्यूजिंग लगेगा, पूरी वर्ड को हम क्लियर करेंगे, ठीक है बच्चों। बच्चों तुम लोग के सिलेबस में जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो सिर्फ 0.05% है, बहुत कम है ना। बहुत कम है, लेकिन इतना ही दिमाग खराब करने के लिए काफ़ी है। किसी का दिमाग खराब हो जाएगा, किसी को इंटरेस्ट जग जाएगा, किसी कोई जो है कुछ और सोचने पर मजबूर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये शुरू करने के पहले ना थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया, साइंस हो गया, ये सब आया कहाँ से, कैसे आया ना? बच्चों ये माना जाता है 70,000 साल पहले, 70,000 साल पहले लोग जो है जंगलों में रहा करता था, है ना। और जब 70,000 साल जो है वो पूरा हुआ तो लोग क्या है जंगलों को छोड़ के एक कबीला बनाना शुरू किया, एक गांव बनाना शुरू किया, साथ में रहना शुरू किया, ठीक है। और बच्चों ऐसा माना जाता है कि अभी से लेकर 10,000 साल पहले, 10,000, है ना, लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया था, कृषि उपजाना शुरू कर दिया था। अब क्या था, लोगों का पेट भरा था, है ना? अब कहते हैं ना कि जब पेट भरा हो ना तो दिमाग में बहुत सारे ख्यालात आते हैं। जब पेट भरा हो तो डिफरेंट चीज को सोचने का अवसर मिल जाता है। सबसे पहले क्या है, हम पेट भरते हैं। जब तक कोई खाना, अब जब तक कोई भूखा है, जब तक उसका पेट नहीं भरा हुआ है, तब तक वही सोचेगा मुझे खाना कहाँ से, भाड़ में जाए दुनिया, जो भी है जैसे है भाड़ में जाए। जब पेट भर चुका होता है तब उसे लगता है कि पता नहीं हम कहाँ हैं, चांद क्या है, सूरज क्या है, ठीक है बच्चों। तो 10,000 साल पहले जो है, 10,000 मतलब इसके करीब, मैंने कृषि खेती ये करना शुरू कर दिया था। अब बच्चों कुछ लोग उस समय, कुछ लोग क्या, बहुत लोग मतलब थे, सोचना शुरू किया कि भाई ये जो चांद है ये कैसे बना, ये सन कैसे बना, ये जो पानी गिरता है बादल से वो कैसे गिरता है, हम कहाँ से आए, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे। बहुत सारा सवाल ना, जो कि उस समय इतना तकनीक नहीं था, इतना वो नहीं था कि वो समझ सके। तो मरने का डर, जो बारिश होता था, बारिश कभी क्या होता है, बारिश जो फसल को बर्बाद करता था तो उसे लगता था कि कोई करवा रहा है ना, ये किसी का फल है। तो सबसे बढ़िया आंसर उसने, सबसे गोलू मोलू आंसर जो है, सबसे बढ़िया आंसर जो उन्होंने उस समय सोचा, वो सोचा कि जितना भी कुछ होता है सब भगवान करवाता है। ये चांद, हम, सूरज, है ना, और एक पानी का बरसना, मरने के बाद हम फिर से जिंदा होंगे, पाप पुण्य, है ना, सभी का आंसर उन्होंने ढूंढ लिया एक ही चीज में कि जितना भी कुछ होता है वो भगवान की इफेक्ट से होता है, और हम जो भी कुछ कर रहे हो भगवान देख रहा है ना। फिर क्या है, आदमी धीरे धीरे और सोचना शुरू किया। 10,000 साल के बाद आज से लेके 600-700 साल पहले तक, है ना, सब कुछ सही था, दुनिया में सब कुछ सही था। मतलब पूरी धारणा ये थी कि जो भी कुछ होता है वो गॉड करवाता है ना। कुछ सोचना ही ज्यादा नहीं है, सबका आंसर गॉड था, सबका आंसर एक ही चीज था, है ना। और बच्चों आश्चर्यचकित ये होगा कि जो ईसाई धर्म है, ईसाई एक किताब है बाइबल, है ना। तो बाइबल में क्या है, अर्थ को सेंटर में माना गया है, और जो जितनी भी चीजें हैं वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं। सन हो गया, मून हो गया, और ये माना गया कि जो अर्थ है सेंटर में है, बाकी जितनी भी चीज है वो अर्थ का सेंटर लगाती है, अर्थ का जो है चक्कर लगाती है। बच्चों क्रांति तब आया जब 700 साल पहले, 700
ये पहले एक साइंटिस्ट आता है कोपरनिकस, एक साइंटिस्ट आता है केपलर, एक साइंटिस्ट आता है गैलीलियो गैली। ये प्रूव करता है, ये बोलता है जो जो धर्म की किताबों में लिखा गया है बहुत सारी चीज़ें कि ये जो अर्थ है सेंटर में है, ये गलत है। अर्थ सेंटर में नहीं है, सन सेंटर में ना। और अर्थ जो है और मून जो है उसके रिवॉल्व करते हैं। मून जो है वो सन का भी रिवॉल्व करता है, धरती के चारों तरफ भी घूमता है। तो बच्चों वहाँ से ना एक क्रांति आया, और वहाँ से जो जो धर्म के लोग मानने वाले थे, है ना, वो लोग जो है वो बहुत नाराज हो गए कि ये लोग जो है पता नहीं क्या क्या उल्टा पुल्टा बोल रहा है। और उस वक्त तो तकरीर नहीं था कि 100% जो तुरंत किसी को हम दिखा सके कि भाई देखो ऐसा ऐसा होता है ना। तो बच्चों बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, जैसे ब्रूनो हो गया, गैलीलियो गैलीली हो गया, कोपरनिकस हो गया, मतलब धर्म के हाथों में पीटे गए, बहुत पीटे गए लोग, है ना। गैलीलियो गैलीली को तो उसको तो नज़रअंदाज कर दिया था। ब्रूनो एक साइंटिस्ट था, है ना, उसको तो चौराहे पे, इटली में चौराहे पे जिंदा जला दिया था, है ना, सिर्फ इसलिए कि वो बाइबल के कुछ बातों को विरोध करता था, है ना। तो ये जो धर्म और साइंस, वहाँ से साइंस का जन्म होता है, और धर्म और साइंस वहाँ से अभी तक जो है कॉन्ट्राडिक्टी चल रहा है। साइंस जो है वो बोलता है कि हम सही है, और धर्म का जो बेस है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है ना। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है, हो सकता है मे बी दैट कि धर्म सही हो सकता है, लेकिन जो अभी चीज़ें चल रही है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सभी के समान करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं मानता वही हूँ जो देखता हूँ, जो मुझे लगता है कि मानना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों अब आ जाते हैं थोड़ा सा टॉपिक पे, इसमें आते हैं टॉपिक पे, क्वांटम मैकेनिज्म, है ना। बच्चों जो न्यूटन ने जो फिजिक्स दिया, न्यूटन ने जो बोला, न्यूटन ने जो ड्राइव किया, उसको बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स। और बच्चों न्यूटन के जन्म से 400 साल तक जो फिजिक्स था, ये माना जाता था कि वो क्लासिकल फिजिक्स है, और वही जो एक्सप्लेन करता था, वो जो एक्सप्लेन किया कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ कैसे घूमता है, बारिश कैसे होता है, करंट कैसे प्रोड्यूस होता है ना, जो एक्सप्लेन किया। और वो क्लासिकल मैकेनिज्म क्या है कि जो दिखता है वही सही माना जाता है ना। तो ये देखो, तो 1900 के पहले, 1900 के पहले, है ना, और न्यूटन के जन्म के बाद जो फिजिक्स है उसको हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। और इस फिजिक्स में क्या है कि पूरी तरीके से जो लिखा गया, जो बोला गया, वही सही माना गया, है ना। लेकिन बच्चों क्रांति तब आता है जब 1900 के बाद, 1900 के बाद ना, फिजिक्स का दो ब्रांच जो है सामने आता है, एक क्वांटम मैकेनिक्स, एक रिलेटिविटी, एक क्वांटम मैकेनिक्स। बच्चों ये ऐसा ब्रांच था, ऐसा ब्रांच है कि दुनिया को हिला के रख दिया। मैं अपना बोलूँ तो सबसे मेरा फेवरेट टॉपिक जो है क्वांटम मैकेनिक्स, रिलेटिविटी और मैथ्स में वो खासकर प्रोबेबिलिटी। हम तो ये कहेंगे बच्चों, हर किसी को मैथ्स सही से आना चाहिए, रिलेटिविटी आना चाहिए, क्वांटम मैकेनिक्स आना चाहिए, क्योंकि अगर ये पढ़ोगे ना तो इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलता है, जानने को मिलता है। और सबसे मेरा ये फेवरेट है टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि ये सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है, सबसे अधिक दिमाग खराब करता है और सबसे मज़ा भी आता है। आजकल क्या होता है, जब हॉलीवुड पिक्चर देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो समझ में नहीं आता, है ना। क्यों नहीं आता? क्योंकि हम लोग जो क्वांटम मैकेनिक्स बहुत अच्छे समझ नहीं पाए, रिलेटिविटी जो बहुत अच्छे समझ नहीं पाए। वो जो ध्यान देना, क्वांटम मैकेनिक्स जो है एक ही समय में 1900 में क्वांटम मैकेनिक्स आता है, और कुछ दिन के बाद 4-5 साल के बाद शायद तक, है ना, आइंस्टाइन जो है वो रिलेटिविटी देता है, रिलेटिविटी, है ना। बच्चों ध्यान देना, क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो अलग लेवल पे काम करता है, रिलेटिविटी अलग लेवल पे काम करता है, क्लासिकल मैकेनिक्स अलग लेवल काम करता है। लेकिन तीनों का काम करने का तरीका जो है, तीनों में काम करोगे, तीनों जो है रिजल्ट सही दिखाता है। ये क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स कुछ रिलेशन है, बट रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स, इसके बीच आज तक कोई रिलेशन बना ही नहीं है।
और साइंटिस्ट आज तक आश्चर्यचकित में है कि इसके बीच क्या रिलेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है ना। होने के तो बहुत कुछ हो सकता है। आने वाले 100 ईयर्स, 50 ईयर्स, 200 ईयर्स के बाद कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, बच्चों जितना भी इसमें वर्ड आता है सभी को हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, मेरे साथ बने रहना। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स का कुछ अगर बुनियादी बेसिक को जानना है तो, है ना। अगर ये लगता है कि नहीं, अगर हॉलीवुड पिक्चर देखते हैं समझ में नहीं आता है ना, तो मेरे साथ ना ज़्यादा तो 0.05% है ना तुम लोग के सिलेबस में। मैं प्रयास करूँगा पूरी तरीके से समझाने का, है ना। बहुत कन्फ्यूजिंग लगेगा, इंटरेस्टिंग भी लगेगा, बट ये है कि इतना बता दूंगा कि कोई पिक्चर देखोगे, कोई कुछ बताएगा तो समझ में आ जाएगा कि ये विकास सर बताए थे, ऐसा ऐसा हो सकता है। ठीक बच्चों, तो बच्चों अब शुरू करते हैं। ठीक है, अभी तक तो भाषण था, अब शुरू करते हैं। ठीक बच्चों, देखो तो क्वांटम में हम जो डील करेंगे आज, है ना, वो टॉपिक ये है, हिस्ट्री ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स की हिस्ट्री क्या है ना, और इसमें से डील करेंगे। देखो पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन जो डील करेंगे, पहला करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का क्लासिफिकेशन। दूसरा करेंगे बर्थडे ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम हर किसी का बर्थडे होता है ना, तो क्वांटम मैकेनिक्स का बर्थडे कब माना जाता है। तीसरा करेंगे डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड क्वांटम मैकेनिक्स एंड न्यू क्वांटम मैकेनिक्स, जो क्वांटम मैकेनिक्स है ना वो भी दो है, इसके बीच डिफरेंस क्या है। चौथा डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। पांचवा नीड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, है ना, क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है बच्चों, अब ये वीडियो जो दो पार्ट में आएगी। ठीक है, एक पार्ट आज मतलब फिर मैं अपलोड कर दूंगा कल या तो परसों। तो आज जो है हम ये पढ़ेंगे क्लासिकल ऑफ फिजिक्स, बर्थडे ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स और डिफरेंस बिटवीन क्वांटम मैकेनिक्स एंड न्यू क्वांटम मैकेनिक्स, वर्ल्ड क्वांटम मैकेनिक्स, न्यू क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है बच्चों, बच्चों पहला पॉइंट लेते हैं क्लासिकल ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स को हम कितने भागों में डिवाइड किए हैं, फिजिक्स जो है कितने भागों में डिवाइड किया गया अभी तक। बच्चों फिजिक्स जो है वो दो भागों में डिवाइड किया फिजिक्स, एक क्लासिकल फिजिक्स, एक क्वांटम फिजिक्स। ठीक है बच्चों, और फिर आगे बच्चों क्लासिकल फिजिक्स को भी तीन भागों में डिवाइड किया है, क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ईएमटी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, है ना। क्वांटम मैकेनिक्स को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, वर्ल्ड क्वांटम मैकेनिक्स, न्यू क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है बच्चों, बच्चों ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ना, वो अप टू 1900 के पहले ये क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स में ये तीनों जो है ये इनफ था किसी भी घटना को एक्सप्लेन करने के लिए, है ना। कहने का मतलब है कि पानी क्यों गिरता है ना, कोई मशीन काम कैसे करता है, अर्थ जो है सन का चक्कर कैसे लगाता है, क्या कारण है ना? तो ये जो तीनों थ्योरी है क्लासिकल फिजिक्स में 1900 के पहले काफी मतलब ये इनफ था एक्सप्लेन करने के लिए। द फिजिक्स इज कॉल्ड, 1900 के पहले जो फिजिक्स को बोलते हैं हम क्लासिकल फिजिक्स। These three parts of were enough to explain any phenomena where size of object is big and velocity is small। बच्चों ये जो तीनों है ये वही बोल रहे हैं बार बार कि किसी भी फेनोमेना को, किसी भी घटना को एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी था। हाँ, लेकिन कंडीशन था कि साइज जो है, ऑब्जेक्ट जो साइज है बड़ा होना चाहिए और वेलोसिटी कम होना चाहिए। जैसे पृथ्वी, साइज ऑब्जेक्ट का साइज जो है बहुत बड़ा है, वेलोसिटी इसका कम है ना। मान लो कि ये मेरे साथ मार्कर है ना, इसका देखो साइज बहुत बड़ा है ना, कंपेयर टू एक एटम, और हम इसे अगर कर रहे हैं तो वेलोसिटी बहुत कम है। तो क्या करेगा क्लासिकल फिजिक्स, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा, इसके पास मोमेंटम कितना है, एनर्जी कितना है ना, इसका स्ट्रक्चर कैसा है ना, अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है। मामला तब फंस जाता है। और बच्चों की चीज और ध्यान रखना, कभी को पूछे ना कि क्लासिकल फिजिक्स का जो है ड्यूरेशन कहाँ से कहाँ तक है, तो सीधे सीधे बोलोगे 1900 के ऊपर, 1900 के पहले जो फिजिक्स आया उसको हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, है ना। मामला बच्चों तब फंस जाता है जब हम जाते हैं एटॉमिक डायमेंशन में। एटॉमिक डायमेंशन कहने का मतलब है कि
जब हमको एटम को एक्सप्लेन करना है, इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करना है, प्रोटॉन को एक्सप्लेन करना है, तब जाके मामला फंस जाता है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स उसके बिहेवियर को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल के बिहेवियर को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी साइज बड़ा कम होती है ना। ये तभी काम करती है जब वेलोसिटी कम है और साइज बड़ा हो, ठीक है। तो बच्चों उसको एक्सप्लेन करने के लिए मतलब लैब में देखा गया कि हम ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब थ्योरी में कुछ आ रहा है, एक्सपेरिमेंट में कुछ आ रहा है, हम सोच रहे हैं कुछ, ठीक है बच्चों। तो लोगों ने दिमाग लगाया है ना कि आखिर मामला क्या है ना। तो एक नया थ्योरी सामने आया जिसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, ठीक है बच्चों। इसी समय एक थ्योरी और आता है रिलेटिविटी, है ना बच्चों। रिलेटिविटी की बात अभी हम नहीं करेंगे, है ना। वो भी अपने आप में जो है बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा कंफ्यूजिंग, बड़ा दिमाग खराब करने वाली टॉपिक है, ठीक है बच्चों। तो पहला अगर ये आ गया तो क्या लिखोगे, फिजिक्स जो है दो इसमें डिवाइड किया गया है, ये लिखोगे, ये लिखोगे, ये लिखोगे, और लिखोगे 1900 के पहले जो है जो फिजिक्स था वो हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, है ना। हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों, बर्डे ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। बच्चों ये पढ़ने के पहले ना थोड़ा सा हम बता देते हैं कि एक घटना था ब्लैक बॉडी, है ना। ब्लैक बॉडी क्या होता है नहीं होता है, इसका वीडियो हम बनाए, कभी देख सकते हो, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी को ना ये है कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहा था, ठीक है बच्चों। तो जो ब्लैक बॉडी से रेडिएशन निकलता है, क्या होता है नहीं होता है, कैसे काम करता है, ये एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहा था क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, है ना। तो बच्चों उसी समय एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था सर मैक्स प्लांक। बच्चों बात है 14 दिसंबर और 1900। इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया इस पे, ब्लैक बॉडी पर, ठीक है बच्चों। और उस पेपर ने ना दुनिया को देखने का तरीका चेंज कर दिया, फिजिक्स को समझने का तरीका चेंज कर दिया। उस पेपर में इन्होंने एक फार्मूले का यूज किया। फार्मूला क्या था, जो फार्मूला ये था, E बराबर एच न्यू। एनर्जी का फॉर्मूला जो दिया वो एच न्यू फ्रीक्वेंसी हो गया, एच बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, और ये मेरा एनर्जी हो गया, है ना। ये फार्मूले का यूज करता है और इस फार्मूले से अच्छे से समझा देता है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो कैसे काम करता है, ठीक है बच्चों। ये फार्मूला ऐसा फार्मूला है जो कि ये बताता है कि एनर्जी जो होता है वो डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट कहने मतलब है कि ये जो है, ये फार्मूला जो है वो जैसे एन बराबर जो एच जो यहाँ पे एच, है ना, ये है बराबर प्लांक्स कांस्टेंट। एनर्जी बोलने का मतलब है कि एनर्जी जैसे हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में जो पहला सेल में जो एनर्जी होता है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और दूसरे सेल में जो होता है वो -13.6 4 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो ये फॉर्मूला ये बताता है कि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, जो एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो एनर्जी रखते हैं वो डिस्क्रीट रखते हैं। डिस्क्रीट कहने का मतलब है कि ये रखेगा तो फिर ये रखेगा, बीच में इसके बीच में एनर्जी हो सकता है, वो एनर्जी नहीं रखता है। जब क्लासिकल मैकेनिक्स में ये था, क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार ये क्या था कि E बराबर p²/2m, है ना। एनर्जी कंटिन्यूअस था, कंटिन्यूअस कुछ भी हो सकता है, इसके बीच में एनर्जी हो सकता है ना, इसके बीच में सेल हो सकता है ना। बच्चों ध्यान से थोड़ा सा ना, मान लेते हैं ये 13.6 मान लेते क्या होता है, ये -13.6/4, तो इसके बीच में क्वांटम मैकेनिक्स ये बोलता है कि इसके बीच में जो है वो एनर्जी नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ रहेगा या तो यहाँ रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि क्लासिकल फिजिक्स क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कुछ भी एनर्जी रख सकता है, ठीक है बच्चों। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स क्या हुआ कि एनर्जी जो होता है डिस्क्रीट होता है। ये फॉर्मूला कुछ करता है ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन करने के लिए, इसको बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, है ना बच्चों। यहाँ से भूचाल आ जाता है, बहुत सारा फेनोमेना, जैसे हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्फोटोन इफेक्ट, है ना। बहुत सारी फेनोमेना जो कि क्लासिकल फिजिक्स जो सॉल्व नहीं कर पा रहा था, इस फार्मूले ने सॉल्व कर दिया, है ना। और दुनिया को देखने का तरीका,
फिजिक्स को समझने का तरीका, नेचर को समझने का तरीका जो है चेंज कर दिया। ठीक है, तो हम ये मानते हैं बच्चों कि 14 दिसंबर 1900 से क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म होता है, मतलब बर्थडे मान सकते हैं कि 14 दिसंबर 1900 है। कौन से फॉर्मूला के साथ? इस फॉर्मूला के साथ, है ना। और ये माना जाता है बच्चों कि क्वांटम मैकेनिक्स की हिस्ट्री में E बराबर एच न्यू पहला फॉर्मूला है जो कि एग्जिस्टेंस में आया, है ना। अब बच्चों ये क्या है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं हम। देखो एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रूव होता है फ्रीक्वेंसी का। फोटोन होता है ना, फोटोन, फोटोन समझते हो ना, वो घूमते रहता है, फ्रीक्वेंसी उसके पास होता है। तो जितना अधिक फ्रीक्वेंसी होगा उतना अधिक एनर्जी होगा लाइट के पास, फोटोन के पास। इसको जब हटाते हैं तो ये बराबर एच न्यू। ठीक है बच्चों, एच मेरा अपने नाम पे उन्होंने दे दिया, प्लांक्स कांस्टेंट, है ना। और इसका कुछ वैल्यू होता है ना। तो ध्यान रखना, ये कभी कभी इसका वैल्यू डायरेक्ट पूछ देता है ना। तो यहाँ से दो बातें उभर के आई कि क्वांटम मैकेनिक्स का जो है जन्म कहाँ से होता है ना। और फिर कौन सा फॉर्मूला था जो क्लासिकल फिजिक्स को, क्लासिकल फिजिक्स न रहने, क्लासिकल फिजिक्स न, मतलब उसको जो है विरोध किया। ये था E बराबर एच न्यू। कोई पूछे ना तो ये बताना, ठीक है। चलो बच्चों आगे चलते हैं, ये डील करते हैं तीसरा, है ना। अच्छा, डील करने के पहले ना इसमें क्या लिख के आओगे वो लिख देते हैं, ठीक है। देखो बच्चों क्या लिख के आओगे, बर्थडे ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में 14 दिसंबर 1900 सर मैक्स प्लांक पब्लिश्ड ए पेपर वन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, इन दिस पेपर ही यूज फॉर्मूला E बराबर एच न्यू, वेयर न्यू बराबर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, एच बराबर प्लांक्स कांस्टेंट। और एच का वैल्यू जो होता है बच्चों ये होता है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, है ना। इसका यूनिट ध्यान रखना, जूल सेकेंड होता है यूनिट, है ना। और ये इट इज सपोज्ड दैट दिस इज द फर्स्ट फार्मूला इन द हिस्ट्री ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। और ये माना जाता है कि ये जो है क्वांटम मैकेनिक्स की हिस्ट्री में पहला फार्मूला है ना। और बर्थडे ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ से माना जाता है? यहाँ से। अब बच्चों तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट में क्या था? डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड क्वांटम मैकेनिक्स एंड न्यू क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है बच्चों, 14 दिसंबर 1900 के बाद क्वांटम मैकेनिक्स का शुरुआत हो चुका था ना। कुछ घटना था जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पोटोन इफेक्ट, हाइड्रोजन एटम का एनर्जी लेवल, हाइड्रोजन मॉडल, एक जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या तो एटम जो होता है वो ड्यूअलिटी को कैसे फॉलो करता है। ड्यूअलिटी कहने का मतलब कि वो वेव भी होता है पार्टिकल भी होता है ना। तो वो कैसे होता है, ये सब जो है क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहा था, है ना। तो बच्चों देखो, तो जनरली क्या होता है, जनरली 1900 से लेके 1900 से लेके 1927 के बीच में जो फेनोमेना एक्सप्लेन किया गया है ना, वो हम ये मानते हैं कि वो जो है वो वर्ल्ड क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आता है। तो वर्ल्ड क्वांटम मैकेनिक्स का ये जो एज है वो 1900 से लेके 1927 तक है ना। बच्चों 1905 में 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। किसकी हेल्प से? प्लांक्स के फॉर्मूले के हेल्प से। 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किसने एक्सप्लेन किया? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। बच्चों ध्यान देना, इसके लिए बच्चों अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल प्राइज मिला था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए। रिलेटिविटी उन्होंने दिया, रिलेटिविटी पे उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला, बहुत सारा कुछ दिया, नोबेल प्राइज नहीं मिला, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे जो है उनको नोबेल प्राइज मिला 1921 में। ठीक बच्चों, एक फेनोमेना और था जो कि 1913 है ना। नील बोर एक साइंटिस्ट था जिन्होंने हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन किया यूजिंग क्वांटम कंडीशन को लेते हुए हाइड्रोजन एटम को अच्छे से एक्सप्लेन किया।
1913 की बात है। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, एक एक फेनोमेना और था, कॉम्पटोन इफेक्ट, है ना, जो एक्सप्लेन किया गया, वो किया गया 1923 में, है ना, कॉम्पटोन के द्वारा। ठीक है। और बच्चों इसके आगे जो है, एक पार्टिकल जो है वो ड्यूअलिटी नेचर रखता है, एक पार्टिकल जो होता है वेव भी होता है और पार्टिकल भी होता है, उसको जो है वो कंफर्म किया 1927 में डेविसन एंड जर्मन नामक साइंटिस्ट ने, डेविसन एंड जर्मन नामक साइंटिस्ट ने। ठीक है बच्चों, बहुत सारे फेनोमेना को जो है डिस्कस किया गया, एक्सप्लेन किया गया, लेकिन कुछ फेनोमेना जो है, जो मेन है, हम यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो ये लिख के आओगे, जनरली द थ्योरी गिवन बिटवीन 1900 टू 1927 कम्स अंडर वर्ल्ड क्वांटम मैकेनिज्म, और इसको बोलते हैं वर्ल्ड क्वांटम मैकेनिज्म, इस एज को, है ना। इन 1905 सर अल्बर्ट आइंस्टाइन एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय यूजिंग प्लैंक्स फार्मूला। इन 1913 नील बोर एक्सप्लेन्ड हाइड्रोजन मॉडल यूजिंग क्वांटम कंडीशन। इन 1923 कॉम्पोटोन इफेक्ट एक्सप्लेन्ड। In 1927, duality of particles was confirmed by Davison and German experimentally। बच्चों ये जो फेनोमेना है, कॉम्पोटोन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, और हाइड्रोजन एटम का मॉडल, बच्चों ये पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये अपने आप एक भास्ट टॉपिक है, लंबा टॉपिक बनता है। तो अभी ये जान लो कि ये सब जो फेनोमेना है वो इस एज में जो है, इस एज के बीच, इस ईयर्स के बीच एक्सप्लेन किया गया, और इस ईयर्स के बीच में जो एक्सप्लेन किया गया उसे बोलते हैं वर्ल्ड क्वांटम मैकेनिज्म। ठीक है बच्चों। तो बच्चों वर्ल्ड क्वांटम मैकेनिज्म में दिक्कत क्या था, है ना बच्चों। वर्ल्ड क्वांटम मैकेनिज्म ना बहुत चीज़ों को एक्सप्लेन करता है सही से, बट कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। जैसे कहने का मतलब हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक होता है ना। तो नील बोर ने जो है एक इलेक्ट्रॉन के लिए हाइड्रोजन एटम को जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, बट जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे हीलियम, इसके बाहरी सेल में कितना? 2 होता है। तो जिसके पास एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है ना, उसको सही से जो है वो वर्ल्ड क्वांटम मैकेनिज्म एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। पहले ड्रॉबैक ये था। दूसरा ड्रॉबैक बच्चों, कि जो सिस्टम है ना पीरियोडिक नहीं है, उसको भी जो है वर्ल्ड क्वांटम मैकेनिक्स सही से डील नहीं कर पाता है। तो देखो बच्चों, लिमिट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, वर्ल्ड क्वांटम मैकेनिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एटम्स कुड कंटेन मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। नॉन पीरियोडिक बिहेवियर ऑफ सिस्टम कुड नॉट एक्सप्लेन बाय वर्ल्ड क्वांटम मैकेनिक्स, है ना बच्चों। यहाँ तक लिख के आओगे, ठीक है। अब बच्चों न्यू क्वांटम मैकेनिक्स, है ना, वर्ल्ड क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में जान लिए, अब न्यू के बारे में जानते हैं बच्चों। 1927 के बाद, है ना, कुछ थ्योरीज को एक्सप्लेन किया गया, और वो साइंटिस्ट का नाम था जैसे हाइजेनबर्ग, पॉल डिराक, डब्ल्यू पॉली, इरविन श्रोडिंगर, है ना। और स्टेप बाय स्टेप अभी तक जो थ्योरी दिया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है, उसको बोलते हैं, वो आता है न्यू क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, है ना। इसमें क्या लिख के आओगे? लेटर द थ्योरीज गिवन बाय हाइजेनबर्ग, पॉल डिराक, डब्ल्यू पॉली एंड इरविन श्रोडिंगर एंड स्टेप बाय स्टेप टिल नाउ कम्स अंडर न्यू क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है बच्चों, ये हाइजेनबर्ग क्या थ्योरी देता है, क्या थ्योरी दिया है, ये पॉल डिराक क्या दिया है, पॉली क्या दिया है, इरविन श्रोडिंगर क्या दिया है, हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, हम सब पढ़ेंगे, सब बताएंगे। ठीक है बच्चों, पार्ट 1 में यहाँ तक था। पार्ट 2 आएगा इसका। पार्ट 2 में जो है 2 पॉइंट जो छूट गया था उसको हम डील करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो थैंक यू।